दादी माँ को वृद्धाश्रम से वापस ले आओ, दिल को छू लेने वाली कहानी। रामकुशल जी की कोई सरकारी जॉब तो नहीं थी, लेकिन गांव में जो पुश्तैनी जमीन थी उसी में खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाला और खूब मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। और आज उन्हीं के बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पर थे। उनके बड़े बेटे का नाम कैलाश था और छोटे बेटे का नाम कृष्णा। सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत जल्दी अच्छे घरों में संपन्न हो जाती है। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और अब दोनों बेटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय करते हैं और पिता रामकुशल जी से इस बारे में बात करते हैं। रामकुशल जी दोनों बेटों के निर्णय से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वह खुद शहर जाकर रहने से यह कहकर मना कर देते हैं कि हमें कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा, हम तो गांव में ही ठीक हैं। दोनों बेटे पिताजी के फैसले पर सहमत हो जाते हैं और उनको हर महीने खर्चा भेजने की बात कहकर स्वयं अपने परिवार के साथ शहर में बस जाते हैं। अब जब तक रामकुशल जी जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी रोहिणी जी भी गांव में ही रहीं, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन खलने लगा और बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगीं। तब पड़ोसियों ने कहा, अम्मा जी, अब बुढ़ापा आ गया है, अब अपने बेटे बहू के पास जाकर क्यों नहीं रहती? अब बेटे बहू बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? रोहिणी जी को भी अपने पड़ोसियों की बात सही लगी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि उसे लेने आ जाएं। तो उनका बड़ा बेटा कैलाश उनको शहर ले आया और आदर भाव से अपनी माँ का सेवा करने लगा। लेकिन कैलाश जी की पत्नी राधा को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसकी आज़ादी में खलल जो पड़ने लगा था। ऊपर से उनकी सेवा और करनी पड़ रही थी, उन्हें समय पर दवाइयाँ देना, डॉक्टर को नित्य दिखाना और नित्य कर्म। रोहिणी की भी थोड़ी इच्छा होती कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे, उनसे बातें करे, लेकिन कैलाश की पत्नी राधा को यह बात कहाँ रास आने वाली थी और अब तो आए दिन वह अपनी सास को लेकर कैलाश जी से झगड़ा करने लगी। कैलाश जी उसको खूब समझाते कि कल को तुम्हारी भी बहू आने वाली है तो सुधर जाओ, लेकिन राधा उनकी एक बात न सुनती। और एक दिन राधा ने साफ साफ कह दिया कि आप दो भाई हो तो हम माँ की जिम्मेदारी अकेले क्यों उठाएं? अब से माँ जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेगी। अब कैलाश जी भी बेचारे क्या करते, अतः दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ऐसा ही हुआ। अब बेचारी रोहिणी जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहने लगी। और जब भी वह 6 महीने अपनी बड़ी बहू के पास रहने जाती तो फिर वही झगड़े शुरू हो जाते कि बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ठीक से खाना नहीं खाना आता, दिन भर परेशान करती रहती है। कैलाश जी भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे, लेकिन पत्नी के आगे उनकी एक न चलती थी। कैलाश जी का इकलौता बेटा सुमित भी अपनी माँ के व्यवहार से बहुत दुखी था। वह अपनी दादी का खूब ध्यान रखता और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता और दादी जिस चीज के लिए भी कहती वह लाकर देता। सुमित का स्वभाव बहुत अच्छा था अपनी दादी के प्रति। सुमित की सगाई अभी 2 महीने पहले ही उसके ही ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली सुहानी से तय हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन सुमित का शादी की और कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वह रोज रोज अपनी माँ और दादी के झगड़े से परेशान रहने लगा था। 1 महीने बाद जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आती है तो राधा अपने सास को यह कहकर किसी वृद्धाश्रम में भेज देती है कि बाद में बुला लेगी। अभी यहाँ शादी के माहौल में उनकी देखभाल कौन करेगा? राधा के आगे किसी की एक न चलती और रोहिणी जी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। शादी होने के कुछ दिन बाद जब सुमित की पत्नी सुहानी को पता चलता है कि दादी माँ वृद्धाश्रम में हैं,
तो वह दादी को वापस घर लाने की जिद करती है। जब राधा को यह पता चलता है कि बहू दादी को वापस घर लाने के लिए कह रही है तो वह बहुत गुस्सा होती है और अपने बेटे पर राधा अपने बेटे से कहती है, कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यह बात सुनकर सुहानी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बड़े ही शांत स्वर में अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपके सास के तो 2 बेटे हैं, इसलिए 6 महीने इधर और 6 महीने अपने दूसरे बेटे के पास रहती हैं और आखिर में आपने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। पर आप यह तो सोचो, आपका तो एक ही बेटा है, आप 6 महीने तो यहाँ रह लोगे, लेकिन बाकी के 6 महीने कहाँ रहोगी? आपको तो शायद हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में रहना पड़े। बहू की यह बात सुनकर राधा देवी एकदम से अवाक-सी रह गई और अब एक शब्द भी उनके मुंह से बाहर नहीं निकल रहा था। पास खड़े कैलाश मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि जो बात मैं इतने दिनों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह बात तो मेरी नई बहू के आते ही समझा दी। दूसरे दिन ही सुमित दादी को वृद्धाश्रम से लेकर आया और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो राधा दादी के पास जाकर रोने लगी और अपनी माफ़ी मांगने लगी। तब रोहिणी जी ने, अरे बहू, तुम्हें अपने किए का पछतावा है, यही तुम्हारी माफ़ी है। यह कहकर रोहिणी ने अपनी बहू राधा को गले लगा लिया और अपने पोते के बहू सुहानी के सर पर हाथ रखकर कहा कि तू सच में किसी बड़े बड़े घराने की लक्ष्मी है, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि तूने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू का मन भी बदल दिया। यह कहकर रोहिणी जी ने सुहानी को गले लगा लिया। तभी सुमित हंसता हुआ कहता है, अरे दादी, आप मुझे तो भूल ही गई हो। तो रोहिणी जी कहती हैं, आजा, तू भी आजा, तू तो मेरा लाडला बेटा है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।